नमस्कार साथियों। आज लाइव क्लास में इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि पारिवारिक, सामाजिक और इस तरह के कुछ कार्यक्रम में मैं 2-3 दिन व्यस्त रहूँगा, तो आपकी निरंतरता में कोई व्यवधान पैदा नहीं हो, इसलिए ये क्लासेस मैंने पहले ही रिकॉर्ड करके उपयुक्त समय पे आपके अपलोड कर दी है। 26 तारीख को, 27 तारीख को, इवन शायद 28 तारीख को भी 3 क्लासेस जो है वो आपके अपलोड रहेगी। 3 बजे का समय रहेगा और आप उसे बिल्कुल देखिए। 29 तारीख को नेक्स्ट जो क्लास होगी या नेक्स्ट उसके बाद जो भी क्लास होगी, उसमें ये 3 जो क्लासेस आप ऑफलाइन देखेंगे उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या एक रैपिड फायर तरह स्पीड से 60 सवाल को अपन एक बार निकाल लेंगे। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। #29 ये थंबनेल है। ज़बरदस्त सर्दी पड़ रही है और हमने इसमें भी सर्दी का ही माहौल बनाया है थंबनेल के अंदर। तो आप खूब खाओ पियो मौज करो और खूब मस्त पढ़ाई भी करो। सर्दी का जो मौसम होता है वो ज़बरदस्त पढ़ाई करने का मौसम होता है भाई। तो इसी क्वेश्चन नंबर वीडियो नंबर 29 के संदर्भ में आपकी क्लास अब शुरू होती है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम इसमें से कौन सा है? आपको इसका आंसर देना है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? क्या ये आपको जानकारी है? कई बार चर्चा कर चुके हैं। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। और एंजाइम की बात करेंगे तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, थ्रोम्बिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजिनाइज किया जाता है। होमोजिनाइज किया जाता है। दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजिनाइज किया जाता है। इसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए, इसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है, इसकी वसा हटा दी जाती है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूजर की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल दिया जाता है। और ऑप्शन डी, इसको केवल उबाला जाता है। अब ये 4 जो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसमें से आपको सही ऑप्शन का जवाब देना है। ठीक है, आप जवाब दीजिए फटाफट। दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजिनाइज किया जाता है। दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजिनाइज किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है यस। आप आंसर दीजिए, सेंट्रीफ्यूगल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल दिया जाता है। सी इज द राइट आंसर। ये एक तकनीक है अपकेंद्रित, इसको अपकेंद्रण इसको कहते हैं। दो असमान द्रव्यमान या दो भिन्न द्रव्यमान के कण जब किसी विलयन में होते हैं तो उसको अलग अलग करने के लिए इस तकनीक को काम में लेते हैं। वॉशिंग मशीन भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है और सेंट्रीफ्यूगल के द्वारा ही हम दूध में से क्रीम को अलग कर लेते हैं और दही में से मक्खन को भी हम अलग कर लेते हैं। यही सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक होती है। तो दो असमान द्रव्यमान को अलग करने की तकनीक है ये। जब आपको दूध को एक रूप या होमोजिनाइज करना हो तो आपको ये तकनीक को काम में लेना होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। एक तो ये ध्यान रखेंगे, वायुमंडल गैसों का मिश्रण है, गैसों का यौगिक नहीं है। ठीक है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। हमने वायुमंडल के बारे में पिछले सेशन में बात की थी कि लगभग 16 किलोमीटर तक हमारे 50% से ज़्यादा गैसेस मिल जाती है और लगभग 30-32 किलोमीटर तक 97% वायुमंडल हमको अवेलेबल हो जाता है। ध्रुवों पर जो वायुमंडल है वो भूमध्य रेखा की तुलना में थोड़ा नीचे पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स मैक्सिमम होता है। यहाँ जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो क्या ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी एथेन एवं ऑक्सीजन। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको इसका सही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3, आप फटाफट आंसर दीजिए। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कोनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है।
कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए आवर्तबीजी पादप से, बैक्टीरिया से, यीस्ट से और शैवाल से। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। आपको इसका सही आंसर देना है। कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है आवर्तबीजी पादप से, बैक्टीरिया से, यीस्ट से और शैवाल से। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको इसका सही आंसर देना है। इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ का ऑप्शन ए, आवर्तबीजी पादप से। ये सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। कौन से वृक्ष से? सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है आवर्तबीजी पादप से या सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, इसका आपको आंसर देना है। बड़ा आसान सा सवाल है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं, यह आपको बताना है। क्या राष्ट्रपति होते हैं, क्या प्रधानमंत्री होते हैं, क्या मानव संसाधन मंत्री होते हैं या गृह मंत्री होते हैं? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं, इसका आपको सही आंसर देना है। आप फटाफट इसका आंसर दीजिए। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर जो है वो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष होते हैं। मानव संसाधन मंत्री पद अब रहा नहीं, ये किसी समय था। अर्जुन सिंह जी पहले मानव संसाधन मंत्री थे, अब वो शिक्षा विभाग इसी के अंतर्गत था और अब इसको हटाकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ जो अपना सवाल है वो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष से संबंधित है और इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वयस्क मताधिकार की आयु क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको देना है। वयस्क मताधिकार की आयु क्या होती है? देखिए, मूल संविधान जो अपना बना था उस समय 21 ईयर इसकी रखी गई थी वयस्क मताधिकार की, और उसके बाद 61वां संविधान संशोधन हुआ। राजीव गांधी के समय की बात है। युवाओं को उन्होंने पूरा मौका दिया और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई? 18 वर्ष कर दी गई। और आप बता सकते हैं कि 18 वर्ष के मतदाता ने किस प्रधानमंत्री को सबसे पहले चुना? 18 वर्ष के मतदाता ने देश के किस प्रधानमंत्री को सबसे पहले चुना? इसका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तो आपको मिल ही गया, 18 वर्ष। ये मैंने बता ही दिया आपको। मूल संविधान में कितनी थी वयस्क मताधिकार? मूल संविधान में 21 वर्ष था, राइट। फिर 61वां संविधान संशोधन हुआ, राजीव गांधी के समय की बात है। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। एक ये भी आप ध्यान रखेंगे कि किस प्रधानमंत्री के काल में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो राजीव गांधी। और 61वां संविधान संशोधन था और इस समय घटाकर आयु कर दी गई 18 वर्ष। क्लियर? और 18 वर्ष के मतदाता ने प्रथम बार देश के किस प्रधानमंत्री को चुना? हालांकि हम सांसद को चुनते हैं और सांसद बहुमत दल का जो नेता होता है वही फिर प्रधानमंत्री का पद आता है, क्योंकि हम तो डायरेक्ट तो प्रधानमंत्री का चुनाव होता नहीं है, यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है भारत में। तो यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि प्रथम बार जो पीएम के लिए वोट डाला गया तो वो थे वीपी सिंह जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। ओके, क्लियर? तो वयस्क मताधिकारी आयु अब क्या हो गई है? तो 18 वर्ष हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अच्छे से देख लो इनको। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आपको इसका आंसर देना है। हु वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया? हु इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7। क्या तुलसीदास जी को, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था अवधि में, वेद व्यास जी को जिन्होंने महाभारत लिखा था, कालिदास जिन्होंने बहुत सारी लिटरेचर की किताबें लिखी थी,
और वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखा था। तो तुलसीदास जी की जो रामायण थी वो अवधी में थी और महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है वो संस्कृत में थी। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? सभी को आंसर पता है, आप सब सही आंसर दे रहे हैं, सब सही सोच रहे हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। कालिदास का लिटरेचर आपको सबको ध्यान है, कई बार चर्चा कर चुके हैं अपन। तो प्रसिद्ध रमटेक मठ स्थित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित विश्व प्रसिद्ध मठ है रमटेक मठ। और ये भारत के किस राज्य में है? क्या अरुणाचल प्रदेश में है, आसाम, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश? तो प्रसिद्ध रमटेक मठ का संबंध भारत के किस राज्य से है? इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध रमटेक मठ कहां पर स्थित है? देखा है मैंने, बहुत शानदार मठ है, एक आध्यात्मिकता फील होती है जब उसमें जाते हैं, एकदम शांति सी लगती है। और चारों तरफ वहां पर बने हुए हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित बच्चे वहां पर स्टडी करते हैं। और ये जो मठ है प्रसिद्ध रमटेक मठ, ये स्थित है सिक्किम में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नॉर्थ वेस्ट सिक्किम। सिक्किम जो 7 सिस्टर्स में नहीं आता, क्योंकि ये बाद में शामिल हुआ था भारत में, पूरा सिस्टम प्रोसेस के तहत ये शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिण भाग किस नाम से जाना जाता है? देखिए, कोस्टल एरिया जो है, तटीय मैदान जो है वो पूर्वी भी है और पश्चिमी भी है। भारत का जो कोस्टल एरिया है इसमें पूर्वी तटीय मैदान का मतलब हो जाएगा आपका ये वाला एरिया, ये पूर्वी तटीय मैदान का एरिया। तो इसका ये भाग है, फिर एक कुछ भाग ये है और कुछ भाग इसका ये है। ऐसे ही पश्चिमी तटीय जो मैदान है उसकी बात करें तो इसका एक भाग ये है, फिर एक भाग ये है और फिर एक भाग इसका ये, इस तरीके से आता है। तो इनके सबके अपने अपने क्षेत्रीय नाम हैं, पूर्वी तटीय मैदान के और पश्चिमी तटीय मैदान के। तो ये जो क्षेत्र कहलाता है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। इसके जस्ट ऊपर वाला जो भाग कहलाता है उसको गोलकुंडा तट बोलते हैं, आंध्र प्रदेश का वाला। और इसके ऊपर जस्ट वाला जो होगा उसको उत्तरी सरकार बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। जैसे आपको कह दें कि एन्नोर बंदरगाह है या जो चेन्नई बंदरगाह है वो किस तट पर आता है? तो कोरोमंडल तट पर आता है, तमिलनाडु का जो एरिया आ गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश का जो अपने श्रीहरिकोटा जो है वो गोलकुंडा तट पर आ जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा की है वो उत्तरी सरकार तट पे आ जाएगी। उसके बाद इधर के जो तट हैं उनके भी अपने नाम हैं, उनके जो नाम है वो ये हैं, मालाबार तट, इसको केनरा तट बोलते हैं। कई लोग इसी को कोरोमंडल में भी शामिल, सॉरी कोंकण तट में भी शामिल कर लेते हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोटे मोटे तौर पर एक तो कोंकण तट आता है इसमें, एक मालाबार तट आता है जब अपन पश्चिम की बात करते हैं। और उसके बाद गुजरात की बात करें तो ये सौराष्ट्र आ जाएगा, सौराष्ट्र का तट आ जाएगा। और दक्षिण की इधर की बात करें पूर्वी की तो कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट मोटे मोटे तौर पर मानते हैं। अब सवाल क्या है उसको आप ध्यान से देख लीजिए, पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिण भाग, यानी कि ये पूर्वी तटीय मैदान है, ये तो पश्चिमी तटीय मैदान है तो इसके बारे में तो पूछा नहीं है, ये पूर्वी तटीय मैदान है। अब इस पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाएगा? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन बी। क्लियर हो गया? तो ये तटीय मैदान है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। जैसे वास्को डी गामा 1498 में मालाबार तट पर आया था, मतलब केरल मालाबार तट पे आता है, और केरल से संबंधित जो भी बंदरगाह आ गए या कोई झील वील के भी नाम आ गए तो वो सब मालाबार तट पे आ जाएगा। ठीक है, कर्नाटक का केनरा तट हो जाएगा, गोवा है या अपना महाराष्ट्र है, और ये जो है उत्तरी कर्नाटक का जो एरिया है वो सब कोंकण तट में मान लेते हैं, और सौराष्ट्र का तट जो है वो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तटीय क्षेत्र के नाम आपको ध्यान रखने होंगे, इसके सवाल कई बार पूछ लेते हैं। मोटे तौर पर आप इतना ध्यान रखिए, मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यहां विश्व उपभोक्ता दिवस पूछा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नहीं पूछा है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है इसका आपको आंसर देना है। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है कब, इसका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 1 मई,
ऑप्शन सी 21 मार्च और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपको करेक्ट आंसर देना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 15 मार्च। क्या है इसका आंसर सही? ऑप्शन ए 15 मार्च। अब आपको बताना है कि भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आप इसका आंसर दे दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 में मेरी तरफ से एक सवाल है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 24। महीना बता दो। तो दिसंबर का महीना, 24 दिसंबर का महीना। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, जिस पर कई बार समय समय पर संशोधन हुए हैं। एक बड़े संशोधन 2002 में भी इसका हुआ है, बिग संशोधन था वो। लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो बना था पहली बार, वो 1986 का था। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो था वो 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया था। तो उसी उपलक्ष्य में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। और विश्व उपभोक्ता दिवस की जब बात आती है तो इसका करेक्ट आंसर हुआ 15 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो थी, या मूल तो पूछा नहीं है, या आपको भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां पूछा है, तो इसका मतलब आपको लेना वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, हम बात करते हैं मूल संविधान से। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी साथियों? 8 अनुसूची थी। फिर उसके बाद एक अनुसूची जुड़ी, 9 हो गई। कौन सी? भूमि संबंधी। एक कानून बने हैं और एक अनुसूची जोड़ी गई। ये पहला संविधान संशोधन भी था, इसके बारे में विस्तार से मैं बता चुका हूं। उसके बाद फिर एक संशोधन और जुड़ता, एक अनुसूची और जुड़ती है, वो दल बदल से संबंधित थी। दल बदल, ये प्रथम संविधान संशोधन था, और ये दल बदल वाला जो था वो बाद में आया था। इससे 10वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। करेक्ट। कौन सी अनुसूची जुड़ गई इसमें? 10वीं। भूमि संबंधी में कौन सी आ गई? तो 9वीं अनुसूची। फिर 9वीं अनुसूची। उसके बाद एक 73वां संविधान संशोधन होता है पंचायती राज का। पंचायती राज का, उसमें फिर आपको एक जोड़ दिया गया, और ये आ गई आपके 11वीं अनुसूची। ठीक है। उसके बाद नगर निकाय की एक और आ गया, फिर इसमें +1 और हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 12वीं अनुसूची। तो अभी पूछा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, तो टोटल हो जाएगा अपने 12वीं अनुसूची। तो ये 4 अनुसूचियां संविधान बनने के बाद जुड़ी है। तो ये भी सवाल पूछ ले कि मूल संविधान के बाद कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई, तो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। 8 + 4 = 12। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची है। ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, और ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? आपको इसका आंसर देना है, फटाफट बता दीजिए। कैबिनेट मिशन के तहत बन रहा है संविधान, और संविधान सभा के बारे में, संविधान के बारे में आपको हम जब ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, बच्चे जानते ही हैं, तो बहुत विस्तार से और मनोरंजक तरीके से समझाया जाता है, और कैसे कैसे घटनाएं हुई थी। तो पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब इस बैठक की एक बड़ी रोचक बात यह है कि अध्यक्ष डिसाइड नहीं हुआ था। तो फ्रांस में एक सिस्टम है, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है कि फ्रांस के सिस्टम को हमने लिया। क्या सिस्टम लिया हमने? वरिष्ठता के आधार पर जो व्यक्ति सबसे सीनियर था उसको अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया। तो क्या ये फ्रांस का सिस्टम था? क्या हमारे जनपद युग में और मौर्य काल में और गुप्त काल में, क्या हमारे वैदिक काल में, क्या रामायण और महाभारत में ये परंपरा नहीं थी? जो ज्येष्ठ होता है उसी को सारा जिम्मेदारी दी जाती है। और हिंदू उत्तराधिकार नियम में तो ज्येष्ठ पुत्र का सिद्धांत है, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। पगड़ी रस्म होता ही है, जो परिवार का सबसे बड़ा होता है, ज्येष्ठ पुत्र होता है, उसके सर पर पगड़ी बनती है कि अब परिवार की सारी जिम्मेदारी, सामाजिक रूप से जवाबदेहिता इस परिवार की अब इस व्यक्ति के माथे है। समाज भी उसको अपनी पगड़ी सबके सामने पहनाता ही है। ज्येष्ठ पुत्र का सिद्धांत क्या है?
तो हम किताबों में ये पढ़ते हैं या हमको ये पढ़ा दिया गया किताबों में कि फ्रांस के परंपरा के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर सच्चिदानंद जी सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया गया। तो ये फ्रांस की परंपरा लिखने की क्या आवश्यकता आ रही है भाई? प्राचीन भारतीय परंपरा लिख देते तो क्या बिगड़ जाता है इन लोगों का? प्राचीन भारतीय परंपरा को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर, ज्येष्ठ सिद्धांत के आधार पर हमने सच्चिदानंद जी सिन्हा साहब को अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बिठाया। भाई थोड़ा सा तो अपना, हम हमारी सभ्यता, हमारा सिविलाइजेशन तो विश्व का प्राचीनतम सिविलाइजेशन है भाई, और हमने दिया है। ऐसा तो है नहीं कि हम जबरदस्ती ढोल बजा रहे हैं। आप किताबें उठा के देख लीजिए पुरानी। तो ये जो मानसिकता, इसी मानसिकता से अपने को अलग होना है कि फलाने देश ने, अरे हम लोगों ने बहुत दिया है देश को, दुनिया को। बस हम लोगों को अनभिज्ञता रखी गई, पता नहीं किस तरीके से हमने चश्मा पहन लिया और किस तरीके से हमको चीजें पढ़ाई गई। तो क्या हमारे प्राचीन एंशिएंट सिस्टम में गणतंत्र सिस्टम नहीं था? वजी संघ था महाजनपद में, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वहां पर पूरी। तो हम ये क्यों पढ़ते हैं कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने फ्रांस से सीखी या लोकतांत्रिक व्यवस्था हमने ब्रिटेन से सीखी? ये सारी चीजें ये तो पैदा ही नहीं हुए थे भाई। फ्रांस और ब्रिटेन तो जब हमारे यहाँ पर 16 जनपद के राज्य आ गए थे और सारा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हमारे सामने उपलब्ध है। तो फिर क्यों हम ये मानसिकता रखते हैं? तो इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं, हमको जैसा किताबों में लिखा है वैसा हम पढ़ते हैं, और किताबों के आधार पर ही प्रश्न पत्र बनते हैं। और हम उसी हिसाब से नौकरी चाहिए तो जो लिखा हुआ उसी पे आपने को छापना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा, नहीं तो हम जबरदस्ती अपने हाथ पर कटवा लेंगे, गलत हो जाएगा आंसर। नौकरी चाहिए भाई, जो लिखा उसी को सही देना है। अब जो लिखा उसी को सही करा तो धीरे धीरे हमने उसको सही मान लिया। ये मान लिया कि भाई हमारे यहाँ तो कुछ था ही नहीं, सारा कुछ कहाँ से आया? तो विदेश से आया है। तो बड़ी समस्या है। देखो वापस थोड़ा सा इसको वापस, मैं तो ये कहूंगा कि रीअरेंज करने की जरूरत है सारे की सारा। एक बार रिफ्रेश करो सारी की सारी बुक्स को, और रिफ्रेश करके सारी किताबों को सही तरीके से लिखो, ताकि हम मानसिक गुलामी से तो बाहर निकले यार। हर छोटी से छोटी चीज की फलाने से लिए, अरे हमारे यहाँ थी, वो पैदा ही नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे यहाँ थी, भारत में थी। चलिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई है? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। और सच्चिदानंद जी सिन्हा जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, उन्हें अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष माना जाता है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई, दूसरी बैठक जब हुई, तो राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। अब वो परमानेंट अध्यक्ष बन गए। अब आगे आने वाली सभी बैठकों की अध्यक्षता करने वाले कौन बने? तो राजेंद्र प्रसाद जी बने। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, ये तीनों तरीके से प्रश्न आते हैं। तो आप सच्चिदानंद जी सिन्हा साहब पे टिक करेंगे। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, दूसरी बैठक से परमानेंट बना दिया गया 11 दिसंबर 1946 से, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा, उपरोक्त सभी मिलकर। ये आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा सवाल है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राज्यों की विधानसभा और यह सभी मिलकर। तो एक फॉर्मेट ये है, एक दूसरा फॉर्मेट भी सवाल का ऑप्शन अलग बन सकते हैं, जैसे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उपरोक्त सभी मिलकर, या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यों के सभी सदस्य, उपरोक्त सभी मिलकर। तो ध्यान ये रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले वोटिंग वो डालता है जो निर्वाचित है, मनोनीत तो डाल ही नहीं सकता। जब भी किसी को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में, तो बाकायदा अपने सचिन तेंदुलकर को जब बनाया था तब उसमें न्यूज़पेपर में बाकायदा हेडिंग में आया था, ये सभी के लिए आता है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता, पर एक हेडिंग इस प्रकार की न्यूज़पेपर की बनती है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के अलावा अब इनको सारे अधिकार मिल गए। तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बाकी उनको सारे पावर्स मिलते हैं। तो निर्वाचित मतदाता ही, निर्वाचित जो सांसद हैं या विधायक है वो ही भाग लेते हैं, जो मनोनीत है वो भाग नहीं लेते हैं। तो राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, लोकसभा के निर्वाचित सांसद और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सांसद, ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है, तो विधान परिषद के सदस्य चाहे वो निर्वाचित भी क्यों नहीं हो, वो वोट नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में इस तरीके से पक्षपात नहीं हो सकता कि जहां पर विधान परिषद है तो उनको फायदा हो जाएगा और जहां पर विधान परिषद नहीं है तो उनको फायदा नहीं होगा। तो विधान परिषद चूंकि वैकल्पिक अनिवार्य व्यवस्था नहीं है, तो विधान परिषद को राष्ट्रपति के चुनाव से क्या किया गया है? अलग किया गया। विधानसभा हर राज्य में होती है, केंद्र शासित प्रदेश में भी अगर विधानसभा है तो वहां के लोग भी भाग लेंगे। जैसे दिल्ली की बात करें और पांडिचेरी की बात करें, तो दिल्ली और पांडिचेरी जो है
वहाँ के केंद्र शासित प्रदेश के भी विधायक जो हैं भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के अभी हाल में अगर अपन बात करें तो भाग नहीं लेंगे, वो केंद्र शासित प्रदेश बना रखा है, लेकिन वहाँ की विधानसभा भंग है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा क्या है, भंग है, तो वहाँ के भाग नहीं लेंगे। तो क्लियर हुआ ये चीज कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा, विधान मंडल, विधान परिषद नहीं, केवल विधानसभा के सभी निर्वाचित सांसद या विधायक ये आप भाग लेंगे। ठीक है, अब बात होती उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति में केवल राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित भाग लेते हैं, यहाँ राज्यों का कोई रोल नहीं होता है। क्लियर। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, राष्ट्रपति को पद से हटाना है एक सेकंड के लिए, अगर प्रोसेस शुरू होता है किसी कारण से, हालांकि भारत में कभी ऐसा हुआ नहीं है, पर राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग में जब वोटिंग होगी तब सभी सांसद भाग लेंगे, सभी सांसद भाग लेंगे, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हो। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सभी सांसद भाग लेंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। निर्वाचन में केवल निर्वाचित भाग लेंगे, लेकिन अगर हटाना है तो जो मनोनीत हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। निर्वाचन में राज्यों की विधानसभा भी भाग लेती है, लेकिन हटाने में राज्यों की विधानसभा का कोई रोल इसमें है नहीं। ये एकात्मकता का हमारे देश का झलकता है इससे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन ये संघात्मक व्यवस्था को झलाता है, और राष्ट्रपति को हटाने की व्यवस्था ये एकात्मकता को दर्शाती है। तो जीडी में इतना एनालिटिकल पॉइंट में नहीं आता है, पर आप संविधान को थोड़ा सा समझिए। ये संविधान एक ऐसा विषय है जो बड़े से बड़े एग्जाम, छोटे छोटे से एग्जाम, सभी एग्जाम्स में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इसको समझना जो समझ लेता है उसके लिए इजी, जीके बड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल डलहौजी, जनरल डायर, जनरल माउंटबेटन और जनरल विलियम बेंटिंग। आपको बताना इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। और बाद में उधम सिंह जी जो थे उन्होंने 13 मार्च 1940 को इंग्लैंड में जाकर उसको मारा था। और उत्तराखंड ने एक जनपद, एक जिला, यूपी में, बिहार में, उत्तराखंड में जिले को जनपद बोलते हैं, तो एक जनपद का नाम उस व्यक्ति के नाम से रखा है, उधम सिंह जी के नाम से रखा है। और उधम सिंह जी जो थे वो इंग्लैंड गए थे और उन्होंने क्या किया था, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो जिम्मेदार जनरल था उसको गोली मारी थी लंदन में। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। एक सेंट्रल एशियाटिक सोसाइटी का एक मीटिंग चल रही थी कॉक्सटन हॉल में, जनरल डायर करेक्ट आंसर है भी बैठे थे, और वही किताब में छिपा रखी थी उन्होंने बंदूक। पूछा था कि ये क्यों, तो ये हमेशा अपने साथ रखता हूँ मैं, गीता थी, और उड़ा दिया उसको। तो अब जनरल डायर को मारने वाले उधम सिंह के नाम से कोई योजना चल रही हो तो बता दो। अब इस व्यक्ति ने, शहीद उधम सिंह जी ने इतने बड़े हत्याकांड का और इतनी दिलेरी से बदला लिया, भागा नहीं। 40 साल की एज में फांसी हो गई थी इसको, इंग्लैंड में फांसी हो गई थी, और इनके नाम से कोई भी ऐसी चीज चल रही हो तो वास्तव में हमारे रियल स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको तो नींव का पत्थर बना दिया गया, और वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने खाली, ठीक है, उनको सबको कंगूरा बना दिया गया। भाई तो ये समस्या है देश में, लेकिन अब नई पीढ़ी जो है वो समझ रही है कि भाई इन लोगों को भी आपको उतना ही सम्मान देना है, क्योंकि असली खिलाड़ी तो यही थे भाई, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। मेरे नज़रिए से अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मुझे भी बोलने का पूरा हक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल डायर उत्तरदायी था, कौन सा जनरल उत्तरदायी था, तो इसका करेक्ट आंसर है जनरल डायर। ये घटना कब की हुई थी? अप्रैल 1919 की बात है ये घटना हुई थी, 1919 में हुआ था ये। बैसाखी की बात है, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई थी, सारी बातें। आईसीएस परीक्षा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपको इसका आंसर देना है। आईसीएस परीक्षा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्रनाथ टैगोर और मोतीलाल नेहरू। आईसीएस परीक्षा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका आपको करेक्ट आंसर देना है। यस, बता दीजिए इसका आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि, नोबेल प्राइज 1910। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस परीक्षा में सफल हुए थे, लेकिन प्रथम नहीं थे, उससे पहले और हो चुके थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के कहने पर आईसीएस की नौकरी से त्यागपत्र दिया और एक जबरदस्त बड़े आंदोलन से जुड़े। उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन।
सत्येंद्रनाथ टैगोर इज अ राइट आंसर। आईसीएस परीक्षा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। और मोतीलाल जी नेहरू तो बड़े सीनियर बैरिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये 4 व्यक्तियों के नाम लिखे हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, और इधर आपको प्रॉब्लम आ गई, फॉन्ट में प्रॉब्लम आ गई, कोई बात नहीं, इसको सेट करते हैं। सुमेलित करना है पंजाब केसरी, देशबंधु, सीमांत गांधी और लौह पुरुष। अब किस किस को क्या कहा? तो पंजाब केसरी की उपाधि किसको मिली थी? ये अपन लिख लेते हैं 1 2 3 और ये 4 लिख देते हैं। अब आपको सीधे आंसर देना, इन सबको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है इसमें, सीधे सुमेलित कर लो आप। तो फॉन्ट की प्रॉब्लम आ गई है, कोई बात नहीं, मशीन है ये, तो ये खुद का दिमाग नहीं लगाती, इसके पास जो जो है बस वो है, और आप ही को इसको हैंडल करना है मशीन को। तो पंजाब केसरी, देशबंधु, सीमांत गांधी, लौह पुरुष। पंजाब केसरी की उपाधि मिली थी लाला लाजपत राय को, ये सेकंड इसका सही हो गया, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। देशबंधु चित्तरंजन दास, 1 2 3, देशबंधु चित्तरंजन दास। सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान, ये हो गया अपना चौथा, अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी हालांकि आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे, इनको फ्रंटियर गांधी कहते हुए, सविना अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में इन्होंने लाल कुर्ती नामक संगठन बनाया था, और खुदाई खिदमतगार पत्रिका और पूरा उन्होंने मूवमेंट को, सविना अवज्ञा आंदोलन को जबरदस्त तरीके से चलाया था। इनको बच्चा खान भी कहते हैं उस क्षेत्र के लोग, और पेशावर इनका कार्यक्षेत्र था अब्दुल गफ्फार खान साहब का, इसलिए इनको सीमांत गांधी का नाम दिया गया था। ये प्रथम विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न मिला, हालांकि भारत के थे, भारत से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन भारत का तो दिल बहुत बड़ा ही है, लड़ाई होते हुए भी हमने पाकिस्तान को किस्त दी भाई, सेकंड किस्त पैसे की। बाकी लड़ाई के बाद कौन किसको कुछ देता है, लेकिन भारत का दिल बड़ा तो उसके परिणाम भी हम देख रहे हैं, भारत बहुत आगे बढ़ भी रहा है। छोटी सोच वाले छोटे रह जाते हैं और बड़ी सोच वाले आगे निकल जाते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब जो पाकिस्तान चले गए थे, मैं भी साहब लगा रहा हूँ क्योंकि रेस्पेक्टेड तो है, काफी, हालांकि इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया ही था। तो इन्होंने इन्हीं को आज़ादी के बाद विदेशी हो गए थे, ये पाकिस्तान बन गया था इसलिए, और उनको भारत रत्न मिला था। तो प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला, ये जीके का सवाल बनता है, तो इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान साहब का नाम आता है। लौह पुरुष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये फर्स्ट इसका आंसर हो गया, वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें जब बात करेंगे तो सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया और फर्स्ट आ गया, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? यहाँ फॉन्ट की प्रॉब्लम आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 26 जनवरी 2023 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यह सवाल निश्चित रूप से आने की पूरी संभावना है। 26 जनवरी 2023 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे, क्योंकि सब प्री प्लान हो जाता है भाई, तैयारियां होती है सारी। इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मिस्र के राष्ट्रपति आ रहे हैं, तुर्की के राष्ट्रपति तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मरे ही नहीं बुलावे इनको, तो कश्मीर के मामले में हमेशा अनुग्रहण बयान देते रहते हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री भी ठीक है। तो अब आप बताओ कि सी तो वैसे ही गलत हो गया, तुर्की वालों को तो बुलाना भी नहीं है, वो इस लायक भी नहीं है। तो अब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तुर्की का तो यह हाल है कि नाटो में अमेरिका के साथ है, नाटो गठबंधन के अंदर है ये, और चीन में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाता है ये, और अपने आप को उस जगत का ये बड़ा लीडर मानता है। तो सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, इसलिए भारत को अपने दम से मजबूत होना है, बस बात खत्म। 26 जनवरी 2023 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि निम्न में से कौन होंगे? 17 का करेक्ट आंसर आप दीजिए फटाफट। या मिस्र के राष्ट्रपति होंगे अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी, ये एकदम राइट आंसर है। ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बेरनामा किस देश की सरकारी संवाद एजेंसी का नाम है? बेरनामा किस देश की सरकारी संवाद एजेंसी का नाम है? बहुत अच्छा सवाल है। उस सरकारी संवाद एजेंसी ने कई प्रकार के स्टेटमेंट जारी किए थे, इस बार चर्चा में भी रही थी, इसलिए सवाल इसमें डाला है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपको आंसर बताना है, बेरनामा किस देश की सरकारी संवाद एजेंसी का नाम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मलेशिया। मलेशिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सुमेलित करना है
देश की प्रथम महिला राज्यपाल जो किसी राज्य की बनी है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष और प्रथम मिस वर्ल्ड। आपको इसको सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 19, इसका सही आंसर आपको देना है प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष और प्रथम मिस वर्ल्ड। तो प्रथम महिला राज्यपाल 19वें में आप बताएंगे। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी भाई, उत्तर प्रदेश की बनी थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष शनो देवी का नाम आता है। और प्रथम मिस वर्ल्ड तो रीता फारिया का नाम आता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये देख लीजिए आप अच्छे से, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। स्टार्टिंग के दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला मुख्यमंत्री और प्रथम मिस वर्ल्ड, 3 इंपॉर्टेंट है इसमें, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ये पूरा नारा था इसमें, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। असेंबली में जब बम फेंका था भगत सिंह जी ने, तो उसके बाद उन्होंने नारा दिया था और ये कहा था कि बम बहरों को सुनाने के लिए है, किसी को मारने के लिए नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले थे कौन? तो भगत सिंह। भगत सिंह इज द राइट आंसर। ये था अपना आज का सेशन, लाइव नहीं ले पाया लेकिन सवाल बड़े अच्छे हैं, आप अच्छे से इनको सबको समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बॉक्स में लिखी है, रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी पेपर्स आपने किए हैं उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, एक एक सवाल कीमती, एक एक सवाल महत्वपूर्ण है और आप उनको अच्छे से नोट डाउन भी करिए और अपने रजिस्टर में उसको जो आपने लिखा है उसको रिवीजन करिए। एग्जाम से पहले नया कुछ मत पढ़िए, जो पढ़ा है उसको आप रिवाइज करिए। स्ट्रेटेजी आप प्रॉपर बना चुके हैं, हम लोग पिछले 1 महीने से इसी चीज में लगे हुए हैं और बहुत जबरदस्त तैयारी आप लोग कर रहे हैं, ऐसी मुझे पूरी आशा है, विश्वास है। ईश्वर आपको सफलता दे, यही हम सबकी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।